हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। आपको जो भी पीसीएस, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या कोई भी दरोगा का एग्ज़ाम, चाहे वह बिहार दरोगा हो या यूपी दरोगा या एमपी दरोगा हो, यहाँ से एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। रेलवे का भी एग्ज़ाम में हो, वहाँ भी यहाँ से प्रश्न आएगा, या कोई टीचर का एग्ज़ाम हो, वहाँ से भी आपको सोशल साइंस से अगर कोई एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो आपको सिंधु सभ्यता से एकदम 100% क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, इस सब नाम से जो है इसको हम जानते हैं। यानी हम इसको सिंधु घाटी की भी सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन भी सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको हम एक एक कर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाया था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ओवरऑल जितनी भी खुदाई स्थलें हुई है उन सभी को हम सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है अधिकतर स्थल, इसलिए 3 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम एक एक कर इनके बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। आपको सारी जानकारी हम देंगे। आप आराम से लास्ट तक वीडियो जो है जरूर देखते रहिएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जो खोज किया था वह जॉन मार्शल के दिशा निर्देश पे दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। इनके द्वारा जो है 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। सबसे पहले यह स्थल खोजा गया। इसीलिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया, सबसे पहले कौन सा स्थल का खोज किया गया, तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया गया। और वर्तमान में यह स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे। एक मैप के द्वारा आपको हम दिखाते हैं कौन कौन सा देश जो है इसमें शामिल है। देखिए, हम पहले एक भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये अपना भारत है। ठीक है, नीचे में एक छोटा सा देश श्रीलंका है। बगल में आपका 2 देश है, एक है पाकिस्तान, आपको पता ही होगा, और दूसरा जो इसके बगल में है अफगानिस्तान है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा स्थल जो है वह पाकिस्तान में खोजा गया है। यहाँ से आपको कुछ नदियाँ हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ मानसरोवर से निकलता है एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, कौन सा नदी नाम है? सिंधु नदी। ये मानसरोवर से निकलता है। ये हम ब्लैक से इसको डिनोटेट कर देते हैं, पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अफगानिस्तान को भी ब्लैक से कर देते हैं। देखिए,
ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, बीच से जो है निकल रहा है आपका सिंधु नदी। ये जो है वह सिंधु नदी है, जो मानसरोवर झील जो तिब्बत के पास है वहां से निकलता है। यह मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, ठीक है। इसके नीचे से यहां से ये निकलता है झेलम नदी। इसके ठीक यहाँ हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी, ये है आपका झेलम नदी, ये है आपका चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है वह झेलम नदी से मिल जाता है। ठीक इसके यहाँ से निकलता है रावी नदी, वह भी आगे जो है इससे मिल जाता है। यहाँ से निकलता है ब्यास नदी जो पंजाब के पास जो है। फिर यहाँ से एक राकस ताल से निकलता है आपका सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। यानी 5 नदियाँ जो हैं वह भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। 2 नदियाँ जो है वह तिब्बत से आती है। कौन कौन? पहला है ये आपका सिंधु नदी जो मानसरोवर से निकलता है, तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करता है, और भारत होते हुए कहाँ प्रवेश करता है? पाकिस्तान में। और बाद में जो है सब नदियाँ जो है यहाँ सिंधु नदी से मिलेगा। देखिए, ये है सिंधु नदी, ये है चेनाब नदी, ये है सिंधु नदी, उसके ऊपर है ये झेलम नदी, उसके नीचे है ये चेनाब नदी, उसके नीचे है ये रावी नदी, उसके नीचे है ये ब्यास नदी, और पंजाब में जो है सतलज नदी जो यहाँ राकस ताल से आता है तिब्बत से, उससे मिलते हुए सारी नदियाँ जो है आगे जो है मिल जाएगा सिंधु नदी में। यानी सिंधु नदी में 5 नदी जाके मिलता है। और ये सब पाकिस्तान में, अभी बाढ़ जो आया था पाकिस्तान में वह इसी कारण से आया था कि सब नदियों में पानी आ गया और भारत जो है उस पानी को छोड़ दिया और सीधा जो है पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में जो है जल प्रलय पूरा विनाश कर दिया पाकिस्तान को। भारत को जहाँ फायदा भी हुआ वहाँ पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यूज़ पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आज जान लीजिए कि ये पाकिस्तान में 5 नदी बहती है और अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है इसी के पास है। यहीं पे ये है अपना रावी नदी, रावी, यहाँ पे जो है आपका हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थल है जिसकी सबसे पहले खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और यह सबसे पहले खोजा भी गया और भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता भी था। क्योंकि यहाँ जो घर बने हैं वह ईंटों के बने हुए हैं, यहाँ जो सड़क बने हुए हैं वह ग्रिड पद्धति पर बनाए गए हुए हैं, बड़े पैमाने पर जो है चारों तरफ से घेराबंदी किया गया है, जिसको नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम नगर जहाँ शासक वर्ग जिनके व्यापारी वर्ग कहते हैं, पूर्वी नगर जहाँ मजदूर वर्ग रहते थे, 2 ही वर्ग था। चलिए एक एक कर पढ़ते हैं। दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज किया गया था? हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल की, ठीक है, 1921 में। सबसे पहले जो है इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं और कांस्य युगीय सभ्यता भी कहते हैं। चूंकि टीन प्लस तांबा मिला के बनाया गया क्या? कांसा, ठीक है। टीन और तांबा को मिला के बना दिया कांसा। केमिस्ट्री में ये प्रश्न भी आता है, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। यहाँ के जो नगर थे वह 2 भागों में विभाजित थे। जो यहाँ पे नगर थे, मान लीजिए ये नगर है, तो इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। पश्चिम में कहा गया है कि शासक वर्ग, जिसको व्यापारी वर्ग भी कहा गया है, और इधर जो है इसको कहा गया है मजदूर वर्ग,
यानी पश्चिम में जो है वह शासक वर्ग नगर के, और पूरब में जो है वह मजदूर वर्ग रहते थे, यह भी कहा गया है। यानी नगरों का विभाजन दो भागों में, पश्चिम में शासक वर्ग जिसे व्यापारी वर्ग भी कहेंगे, और पूरब में मजदूर वर्ग। यानी नगरों का दो भागों में विभाजन किया गया है। बार बार पूछता है कि कितने भागों में, तो दो भागों में। और इन सारे नगरों में जो घर जो बनाया गया है वह बड़ी सोची समझी योजना के तहत बनाया गया है। जिस तरह आज स्मार्ट सिटी होता है उस तरह बनाया गया है। कैसे बनाया गया है ये भी देख लीजिए। देखिए, ये जो सड़क है वह एक दूसरे को समकोण पर काटता है, और इसके चारों तरफ जो है घर बनाया गया है। ठीक है, ये सब घर है। ठीक है, ये सारे घर हैं, और इन सब घर का नाली जो है वह सड़क से होते हुए एक मेन नाली बनाया गया है, उससे जुड़ता है। यानी यहाँ से एक नाली निकल रहा है जिससे जो है सारे घर के नाली जो है जुड़ते हैं। ठीक है, ये सिस्टम था जो आज आपका स्मार्ट सिटी में दिखता है। घर का जो दरवाजा है वह गली के दरवाजे की तरफ बनाया गया है। इधर एक गली है, ऐसे इधर एक गली निकला है, इधर दरवाजा। ठीक है, गली है। जितने भी घर बनाए गए हैं वह मुख्य सड़क के तरफ उनके दरवाजे और खिड़की नहीं है। केवल लोथल के ही जो दरवाजे और खिड़की हैं वह मुख्य सड़क के तरफ है, बाकी सभी के जो है गली के तरफ है। और ये सारे जो सड़क है वह ग्रिड पद्धति पे बनाए गए हैं। चलिए, अब नगर का तो विभाजन दो भागों में हो गया। सड़क का निर्माण ग्रिड पद्धति पर किया गया है। ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे को समकोण पर काटती है। घर पक्की ईंटों के बनाए गए। जितने भी घर बने हैं सभी पक्की ईंटों को बनाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक कालीबंगा है जिसका घर जो है कच्ची ईंटों का बना है। ठीक है, घर के दरवाजे गली की तरफ खुलते हैं। ठीक है, लेकिन लोथल एक ऐसा नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। यानी अपवाद है लोथल नगर जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यही पूछता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जिसके दरवाजे जो है वह मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। यानी लोथल। यही VVI है, यही पूछा था बिहार दरोगा में, यही यूपी में पूछा था, यूपी PCS में, यही BPSC में पूछता है, PCS से UPSC में लगातार क्वेश्चन पूछता है। रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा कि लोथल एक नगर है जिसके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, और यहाँ पे घर जो है 1 से 2 मंजिले तक होते थे, सीढ़ी भी बनाया गया था। ठीक है,
इसके अलावा जो है यहाँ क्या क्या विशेषता है, आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ जो है पढ़ने लिखने के बारे में भी जानकारी था, क्योंकि एक सील पर इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं भाव चित्रात्मक, यानी देखकर पढ़ा जा सकता है, लेकिन आज भी हम इसको पढ़ने में सक्षम नहीं है। यानी लिपि भाव चित्रात्मक, ठीक है। क्योंकि इस तरह की लिपि है तो हम उसको अभी पढ़ नहीं सके हैं, तो क्या है, भाव चित्रात्मक है। लेकिन लिपि थी, लोग पढ़ना जानते थे, भले ही हम आज नहीं जानते, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक थे। उसके अलावा जो है सभी घरों में स्नानागार कुएं भी था। स्नानागार कुआं सभी में था, ठीक है। इसलिए हमेशा पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़क था वह किस पर आधारित था, तो ग्रिड पद्धति पर। इसको जरूर याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति, ठीक है। ये VVI है, पूछता है नगर कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में। कौन कौन, पश्चिम और पूर्वी, एक में शासक वर्ग, एक में मजदूर वर्ग, हमेशा पूछता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की क्या क्या विशेषता थी, उनको हम मैप पर कुछ कुछ नगर हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जैसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा नगर, ठीक है। इस नगर के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता थी, ठीक है, हड़प्पा नगर की। तो पहले इसके बारे में जानिए। पहला तो यहाँ पे जो है 6 कमरों का अन्नागार मिला है। 6 कमरों का अन्नागार। अन्नागार कहते थे कि जहाँ पे सामान को रखा जाता था। जैसे मान लीजिए ये चबूतरा है, तो यहाँ पे 6 कमरा बनाए, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इस सब में जो है अन्न रखा जाता था। और अक्सर ये नदी किनारे ही होता था। जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, तो अन्न भी वहीं रखा जाता था। इसके साइंटिफिक रीजन थे। तो हम एक नगर से दूसरे नगर जो है नदी द्वारा जो है आसानी से जो है पहुंचा सके, क्योंकि सड़क आज के तरह तो हवाई जहाज की सुविधा था नहीं, बस ट्रक इत्यादि तो था नहीं। तो उस समय जो है क्या होता था, जानवर यानी बैल या घोड़ा के द्वारा ही खींचा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है, हड्डी का प्रमाण मिला है लोथल और मोहनजोदड़ो से, सुत्का-गेंडोर से, लेकिन कहा गया कि उस समय घोड़ा जो है उसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो सीधी सी बात है, बैल से खींचते होंगे या भैंस से खींचते होंगे। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान जो कैसे ले, नाव से ले जाएंगे। तो उसके लिए क्या कहते हैं, अन्नागार जो है नदी किनारे बनाते थे। इसके अलावा यहाँ से एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। कहा गया है कि एक महिला है की मूर्ति मिली है, ठीक है। मान लीजिए ये महिला है, ठीक है। इसके पेट से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये माना गया है कि ये जो है वह मातृ देवी की मूर्ति है, पृथ्वी देवी की मूर्ति है। इसको पृथ्वी देवी की भी मूर्ति कहा गया है। क्या कहा गया है, पृथ्वी देवी की मूर्ति। क्योंकि इसके गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो कहा गया है कि उस जमाने के लोग जो है वह पृथ्वी की पूजा करते हैं। जैसे आज भी हम लोग कहते हैं ना, पृथ्वी माता, कहते नहीं है, मैं कश्मीर का 1-1 इंच नहीं दूंगा पाकिस्तान को, मेरी मातृभूमि है। तो उस जमाने में भी जो है मूर्ति को जहाँ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है उसको कहा गया है कि ये पृथ्वी देवी, मातृ देवी की मूर्ति है। आज भी हम कहते हैं कश्मीर हम पाकिस्तान से लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, वो मेरा मातृभूमि है, कहते हैं। उस जमाने में भी था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से RH 37 ये था समाधान,
यहाँ पे दफनाया जाता था इंसान को, ठीक है, क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। आज भी मुस्लिम या ईसाई धर्म में जो है आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृत होता है, मरता है, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग दफनाते हैं। तो उस समय भी जो है दफनाने की परंपरा था, ठीक है। तो ये सब प्रमाण जो है हड़प्पा नगर से मिला है। ये तीन चीज जो है एग्जाम में हड़प्पा से अगर पूछता है जरूर पूछता है। यहां से सबसे ज्यादा जो है महिला की मूर्ति मिली है, महिला की मूर्ति। और इस कारण कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है मातृ प्रधान था, यानी माता के नाम पर बच्चों का नामकरण, ठीक है, यानी मातृ प्रधान। मातृ प्रधान यानी बच्चों का नामकरण मां के नाम से होता था, ऐसा माना जाता है, इसलिए कहा जाता है मातृ प्रधान, ठीक है। चलिए और हम नगरों को देखते हैं एक एक कर। अब अगला नगर है मोहनजोदड़ो। अगला नगर जो है वह है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम जानते हैं। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के पास यहां पे स्थित था। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के पास स्थित था। यानी सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पास स्थित है और रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। मोहनजोदड़ो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह कोई भी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो, बार बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, कब इसका खोज हुआ था, आज वर्तमान में कहाँ है। तो आज वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मैप के थ्रू आप देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये सिंधु नदी है यहाँ पे, इसीलिए हम मैप पे भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब इसकी क्या क्या विशेषता है मोहनजोदड़ो की, इसको भी देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में खोज किया गया था। यहां से सबसे प्रमुख है स्नानागार का प्रमाण। यह विशाल स्नानागार मिला है, यानी कहा गया है कि ये एक जल कुंड है जिसके चारों तरफ जो है सीढ़ी बनाया गया है, ठीक है, सीढ़ी बनाया गया हुआ है और इसमें जो है जल है। और यहाँ जो है लोग जो है जाकर पूजा करते थे। जैसे आज जो है बिहार में छठ की पूजा होती है, जल में खड़ा रह के ही अर्घ देते हैं। तो वहाँ पे कहा गया कि स्नानागार था जहाँ सामूहिक रूप से जो है लोग जाकर स्नान करते थे। तो यहाँ से स्नानागार का प्रमाण मिला है, यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। बार बार एग्जाम में ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी पुलिस एग्जाम में है पैटेंट क्वेश्चन है, जितने भी पीसीएस है, जितने भी दरोगा के एग्जाम में सबसे पैटेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ से काशी की नृत्य, काशी की नर्तकी की मूर्ति, काशी की नर्तकी यानी डांस करते हुए जो है ऐसा एक काशी का मूर्ति बनाया गया है। जैसे कहा गया नृत्य करते हुए, भाई कासा का मूर्ति कैसे नृत्य करते हुए आज मिला है भगवान जाने, ठीक है। लेकिन दिखाया गया है कि एक महिला जो है, ठीक है, वह नृत्य करते हुए, ठीक है, उसका जो है कासे का मूर्ति मिला है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है
कि नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, कि मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा यहाँ से सूती कपड़ा का प्रमाण भी मिला है। कहा गया कि भाई इस समय सूती कपड़ा भी लोग पहनते थे, इसका प्रमाण जो है यहीं से मिला है। इसके अलावा पशुपति शिव की भी मूर्ति एक सील यानी पत्थर पे मिला है। कहा गया है कि भाई एक पत्थर है जिस पर जो है कोई मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति है, आंख बंद किए हुए, इसके ऊपर एक सींग भी है, इधर भी पशु है, इधर भी पशु है, इधर भी पशु है, इधर भी पशु है। कहा गया है कि ये शिव की मूर्ति है और वह निद्रा में बैठे हुए। शिव भगवान हमेशा क्या करते हैं, योगा की अवस्था में ऐसे बैठे होते हैं एकदम आंख बंद करके। तो उस समय भी कहा गया है एक सील का अर्थ होता है पत्थर, जिस पर एक मूर्ति मिली है, जिसके चारों तरफ जो है कहा गया है कि बाघ है, उसके बाद जो है कहा गया है भैंसा है, उसके बाद हाथी है और गैंडा है। कहा गया है किसी किसी बुक में बाघ की जगह चीता और भैंसा के जगह बैल। हाथी और गैंडा सेम है, लेकिन बाघ की जगह पे चीता दे दिया है किसी किसी बुक में, और भैंसा की जगह बैल दे दिया है। आपको भी याद रखना है, अगर चीता आ जाए तो आप ये मत समझिएगा हम तो बाघ पढ़ के आए थे, चीता भाई हर बुक में अलग अलग है। आप इसको जरूर याद रखिएगा कि ये जो सील जो मिला है, सील पत्थर, उस पर जो ये मूर्ति उकेरा गया है, इसमें 4 जीव है। पहला जो है वह बाघ, दूसरा जो है भैंसा, फिर जो है हाथी और फिर जो है गैंडा। ये चारों जो है इसके तरफ मिले। इसको पशुपति शिव की मूर्ति माना गया है। आप ही याद रखिएगा, बराबर जो है एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में तो 100% जो है ये क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। कोई पीसीएस में 100% पूछ देता है, चाहे आपका हड़प्पाई स्थल है कालीबंगा। आइए उसको देखते हैं, वह भी राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा यह स्थित है राजस्थान में। ये जो गुजरात है इसके बगल में ये जो आपका क्षेत्र है यह है राजस्थान, और यहाँ पे जो है कालीबंगा स्थित है। इसमें से एक ही प्रश्न यहाँ से पूछता है, वो प्रश्न केवल ये पूछता है कि कहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि कालीबंगा से क्या मिला है, तो जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। इसके अलावा यहां से जो है अलंकृत ईंट का भी प्रमाण मिला है। इसके अलावा अग्निवेदिका का प्रमाण मिला है। यह भी कहा गया है कि यहां से अग्निवेदिका का भी प्रमाण मिला है। इसके अलावा यहां जो है मानव को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था, यानी शवों को जलाने और दफनाने की परंपरा। इसको भी आप याद रखिएगा, बार बार प्रश्न जो है पूछता है। अब आपको जितने भी पीसीएस हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या रेलवे का एग्जाम हो या बिहार दरोगा का एग्जाम हो या अदर दरोगा का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, उसमें सबसे पेटेंट क्वेश्चन जो है ये है जुता हुआ खेत का प्रमाण। ये VVI है, ये पूछता है, और अग्निवेदिका का प्रमाण ये पूछता है। सबसे ज्यादा जो है यही पूछता है। अगला जो हड़प्पाई स्थल है जहां से प्रश्न पूछता है वह है बनावली।
यह जो है हरियाणा में स्थित है। ये आपका ऊपर वाला यहाँ का जो भाग है वह बनावली है। ये हरियाणा का भाग है, इधर पंजाब है, यहाँ पे जो है बनावली है। अब बनावली में किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए यहाँ से जो है वह मिला है एक खिलौना हल का प्रमाण, यानी हल जो है वह मिट्टी का बना हुआ है, उसका प्रमाण मिला है। यही पूछता है कि मिट्टी का हल मिला है यहाँ से। इसके अलावा जो है यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है अन्न उपजाए जाते थे, सब्जी की खेती होती थी, ये भी यहाँ से मिला है। यह भी बार बार पूछता है। अगला जो हड़प्पाई स्थल है वह है लोथल, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोथल स्थल, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और यह जो है यह गुजरात में यहाँ पे है लोथल। इससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में। क्या क्या पूछता है उसको देखिए लोथल से डाकयार्ड का प्रमाण मिला है। डाक यार्ड का प्रमाण मिला है, जिसको कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह क्योंकि यहां से जो है जहाजी बेड़ा जो है ये बंदरगाह था। यहां से जो है मेसोपोटामिया और मिस्र जाता था। जो आपका इधर में मान लीजिए ये अफ्रीका है, यहाँ पे मिस्र है, तो यहाँ नील नदी है बीच से, आपको पता ही होगा। तो यहाँ ये जो है पनिया जहाज जो है यहाँ से यहाँ भेजा जाता था, ठीक है। और इसके ऊपर में जो है आपका मेसोपोटामिया है। ये जो स्थल है वह मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया, यहाँ से जो है जहाज जाता था, ठीक है। यानी दो ऐसे भारत से बाहर स्थल थे जहाँ से व्यापार होता था। एक होता था मेसोपोटामिया और एक होता था मिस्र के साथ। मेसोपोटामिया को वर्तमान में हम इराक और ईरान के नाम से जानते हैं, और मिस्र तो वर्तमान में भी है। तो ये दो स्थल थे जहाँ से यहाँ व्यापार होता था। चलिए थोड़ा जगह की कमी है, इसको हम मिटा देते हैं। अब है लोथल से क्या मिला है, तो डाकयार्ड का प्रमाण मिला है। इसके अलावा जो है यहाँ से आपको अग्नि वेदिका भी मिला है, जो आपको कालीबंगा से मिला था, अग्नि वेदिका। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है बेलनाकार मुहर का प्रमाण मिला है। इसके अलावा चावल के भी प्रमाण मिले हैं, चावल का प्रमाण यह भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा यहाँ के जो घर थे उसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ, यह भी याद रखिएगा। जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़क की, जो ये घर जो ये सड़क के किनारे बनाए गए थे, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, ये सब घर है, ठीक है। तो सारे जो इसका दरवाजा था वह गली के तरफ था, लेकिन लोथल था उसका मुख्य सड़क की तरफ था, ठीक है, मुख्य सड़क की तरफ था। ये इसकी विशेषता थी लोथल की। बाकी जितने भी नगर है यहाँ पे, शहर है, वह गली के तरफ उनके घर के दरवाजे खुलते थे। इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो है वह है चनहुद्रो नगर। इसकी भी अपनी विशेषता है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास था, यहाँ पे था चनहुद्रो यहाँ पे था। यहाँ पे था आपका मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आपका जो है ये है आपका सिंधु नदी, ये है आपका झेलम नदी, ये है आपका चिनाब नदी, ये है आपका रावी नदी, ये है आपका ब्यास नदी और ये है आपका सतलज नदी। ठीक है, ये नदी के बारे में आप जान ली। ये निकलता है सिंधु नदी मानसरोवर से, ठीक है। ये निकलता है राकस ताल से, कौन? सतलज नदी, ठीक है। तो यहां पे जो था रावी नदी, यहीं पे था आपका हड़प्पा, ठीक है। 3 नगर हम इधर से पढ़े, एक यहां से हम लोग कालीबंगा पढ़े, ठीक है। यहां हमने लोथल पढ़ा। अब हम चनहुद्रो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चनहुद्रो के बारे में जान लीजिए क्या क्या इसकी विशेषता है चनहुद्रो की। चनहुद्रो जो था यह नगर, यहां से भी बेलनाकार मुहर मिला है। पहला तो प्रमाण यहां मिला है बेलनाकार मुहर। इसके अलावा जो है यहां से लिपस्टिक यानी सौंदर्य प्रसाधन के भी प्रमाण मिले। इसके अलावा जो है यहां से झूकर झाकर संस्कृति का भी प्रमाण मिला है। झूकर झाकर संस्कृति के भी प्रमाण यहां से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को भी दिखाया गया है चनहुद्रो से। तो ये चनहुद्रो का मेन है जहां से ये प्रश्न पूछता है। मेन रूप से ये झूकर झाकर संस्कृति एग्जाम में आपको पूछेगा, और ये जो लिपस्टिक का प्रमाण मिला है ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कुछ और नगर है उसके बारे में जानते हैं। देखिए अगला जो है आपका वह है धौलावीरा नगर। धौलावीरा आपका गुजरात में ही पड़ता है। यहाँ पे धौलावीरा, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता था कि यहाँ के नगर 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? नगर 3 भागों में विभाजित। पहली तो इसकी ये भी विशेषता थी कि नगर 3 भागों में विभाजित था। दूसरा था जल का उत्तम प्रबंध। अब जल का उत्तम प्रबंध का अर्थ है कि जो वर्षा होता था उस जल को एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए गए थे। घरों का जो जल था वह मुख्य सड़क का जो नाली था उससे जुड़ा हुआ था, उसकी भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। और नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके पहले हम देखे थे कि हड़प्पा जितने भी स्थल थे उनके नगर 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिम नगर और पूर्वी नगर। पश्चिम नगर जो शासक वर्ग के, जिसको व्यापारी वर्ग कहते हैं, और पूर्वी नगर जो मजदूर वर्ग रहते थे। यहाँ पे 3 भागों में नगर का विभाजन था। यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछता है। मेरा काम यह भी बताना है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में चैप्टर बाय चैप्टर पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में, वो भी बताना है। तो ये जल प्रबंधन का जो उत्तम प्रबंध था वो धौलावीरा में था। यही क्वेश्चन जो है आपको विभिन्न एग्जाम में आते हैं, चाहे वह पीसीएस हो, कोई भी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी दरोगा का एग्जाम हो, या पुलिस का एग्जाम हो, या रेलवे हो, या बैंक का हो, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये कुछ मेन नगर थे जिनके बारे में हमने पढ़ाया है। इसके अलावा राखीगढ़ी है, वह भारत का सबसे बड़ा नगर है। वही अगर सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके। हम अब सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में पढ़ते हैं, उसके धर्म, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। आइए सबसे पहले समाज के बारे में जानते हैं। देखिए सिंधु घाटी का जो समाज था इस सभ्यता का, वह मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान का अर्थ होता है
माता के नाम पर बच्चों का नामकरण ऐसा माना जाता था, चूंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा महिलाओं की मूर्ति मिली है मिट्टी की, उसके आधार पर यह कहा गया है। कोई साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। इसके अलावा एकल परिवार और संयुक्त परिवार भी था। संयुक्त परिवार भी इस समय देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा, इस दो का प्रचलन था। आज भी समाज में जो है वेश्यावृत्ति पर्दा प्रथा का प्रमाण मिलता है, इस समय भी ये प्रमाण देखने को मिलता है। अब है आपका धर्म। धर्म में क्या क्या था? तो धर्म में ये जो थे प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा। अब प्रकृति की पूजा में क्या करते थे? तो नाग की पूजा करते थे, जिनसे इनको डर लगता था उसकी ये पूजा करते थे। जल की पूजा करते थे, उसके बाद जो है नाग जल हुआ, पीपल का पूजा करते थे, सांड का पूजा करते थे। एक जो कुंवर वाला सांड होता है उसकी भी पूजा करते थे। वर्तमान में भी जो व्यापारी वर्ग है वो उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा लिंग की भी पूजा करते थे, जिसको बाद में जो है शिव का जो है रूप माना गया। आज भी जो है लिंग योनि की पूजा करते हैं, शिव की पूजा। मतलब ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म में जो जो ईश्वर का पूजा होता था वो इनके समय में होता था। तो धर्म में ये सारे जो है प्राकृतिक पूजक थे। इसके अलावा राजनीति जो व्यवस्था था इनका, इसमें दो ही वर्ग था। पहला वर्ग जो था वह शासक वर्ग, जिसको व्यापारी वर्ग कहा गया, और दूसरा जो वर्ग था वह था मजदूर वर्ग। यानी जो नगर था उसको दो भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिम में शासक वर्ग और पूर्व में जो था वह मजदूर वर्ग था। इसको हम पढ़ाए हैं कुछ देर पहले, तो ये भी जान लीजिए। और जो है शवाधान इनका कैसा था, मृत व्यक्तियों को दफनाने की परंपरा कैसा था? तो देखिए शवाधान जो था इनका वह हड़प्पा में, जहां दफनाया जाता था, यानी मृत व्यक्ति है उसको जो है क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। वही जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे जलाया जाता था। आज भी हिंदू धर्म में जो है जलाने की प्रथा है। आप भी देखते ही हैं कि इसमें जो है जलाया जाता है। हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुस्लिम और ईसाई धर्म में दफनाया जाता है। वही काली बंगा में जो है वह दफनाने प्लस जलाने, यानी दोनों प्रथा वहाँ पर चलित था। तो ये याद रखिएगा, बराबर यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछता है। और यही हड़प्पाई नामक स्थल से जो है RH37 जो है, जहाँ पे विशाल मात्रा में कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इनका कैसा था? तो देखिए यहाँ कृषि जो था इनका उत्तम था। मतलब सभी प्रकार के फसल होते थे, जिसमें चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, सब्जी हो गया। लेकिन इस समय भी कुछ अपवाद थे। जैसे अपवाद क्या क्या है? आलू का प्रमाण नहीं मिला है, मक्का का प्रमाण नहीं मिला है, चाय का प्रमाण नहीं मिला है, तंबाकू का प्रमाण नहीं मिला है। ये सब जो है इस सब चीज़ का प्रमाण नहीं मिला है। उसके अलावा पशु पालन भी किया जाता था, मांस के लिए, दूध के लिए और वस्त्र के लिए। सभी प्रकार के पशु पालते थे। बस दो पशु हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको हम अपवाद के रूप में लिखेंगे, घोड़ा तथा हाथी।
इन दो पशुओं के बारे में इनको जानकारी नहीं था। बाकी सभी पशु को पालते थे, चाहे बकरी हो, कुत्ता हो, बैल हो, गाय हो, सभी पालते थे। मांस के लिए भी उपयोग करते थे, दूध के लिए भी उपयोग करते थे और उसकी स्किन से जो है वस्त्र भी बनाते। आज भी इसका उपयोग इसी तरह होता है। उसके अलावा व्यापार भी उत्तम था, ठीक है। सबसे अच्छा इनका था तो ये व्यापार ही था, ठीक है। ये कहाँ से करते थे? तो ये करते थे मेसोपोटामिया, ठीक है, और मिस्र के साथ, बहरीन के साथ, इसके साथ जो है ये व्यापार भी करते थे। और मेसोपोटामिया, मिस्र के लोग जो है मेलूहा के नाम से जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानते थे। दोस्तों, मैंने समाज, धर्म, राजनीति, समाधान और अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया। खेल भी था इनका, उत्तम था। पशु पक्षियों को लड़ाते भी थे, पासा भी खेलते थे, इसके भी प्रमाण मिले हैं। अब इसका अंत जो है कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कहा जाता है कि बाढ़ के कारण इस सभी स्थलों में बाढ़ आ गया, जिसके कारण इनका अंत हुआ। और दूसरा कहा जाता है आर्य आक्रमण के कारण। इसकी अवधारणा जो है मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है, मैक्स मूलर। और कहा गया है कि आर्य आक्रमण किए जो मध्य एशिया से आए थे, इसीलिए इनका पतन हो गया। और इसी पर जो है वैदिक सभ्यता का जो है इसी क्षेत्र पर उद्भव हुआ। इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर में विस्तार था वह मांडा तक था, दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुटका-गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वहाँ तक। तो ये भी पूछता है कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ विस्तार है, दक्षिण में कहाँ कौन सा स्थल है जो इनका अंतिम स्थल है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो इसको भी आप याद रखिए। मैंने मैप के थ्रू जो है सारा चीज़ आपको बताया। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो वैदिक सभ्यता से होगा। कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक जो है मैप के थ्रू आपको पढ़ाएं। अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।